हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, यूजीसी नेट और डिफरेंट स्टेट्स के सेट एग्जाम्स से रिलेटेड पुराने क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिटेल से, ताकि आप लोगों के जो भी आगामी भर्तियां हैं उनमें तैयारी जो है वो अच्छी हो सके और उनमें आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हम जो ये पीवाईक्यू की जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं जब तक कि आपका फर्स्ट ग्रेड का या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। इसके अलावा जो अदर जो स्टेट है वहाँ पर भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर सेट की जो एग्जाम्स है वो भी हमें देखने को मिल रही है, तो उनमें भी आपके ये वाले जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यहाँ पर हम डेली जो 10-15 क्वेश्चन डेली डिस्कस करने वाले हैं। आप इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सब लोगों को इसका जो फ़ायदा है वो मिल सके। शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जनरली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैव विजुअल इक्विटी ऑफ। आमतौर पर दृष्टि बाधित व्यक्तियों की दृश्य तीक्ष्णता होती है। ऑप्शन है आपके पास 2/200, 20/100, 20/70 और 20/200। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक जो दृष्टि बाधित व्यक्ति होते हैं उनकी दृश्य तीक्ष्णता कितनी होती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 20/200। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दृश्य तीक्ष्णता VA जिसको हम कहते हैं, विजुअल एक्विटी जिसको हम कहते हैं, इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द आई टू डिस्टिंग्विश शेप्स एंड द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उस ऑब्जेक्ट की शेप और उसकी डिटेल को जो है वो डिस्टिंग्विश करने का काम करती है हमारी विजुअल एक्विटी, यानी कि उसको नापने का काम करती है। दृश्य तीक्ष्णता एक निश्चित दूरी पर वस्तुओं के आकार और विवरण को अलग करने की आंख की क्षमता का माप है। यानी कि हमारी जो आंख है उसकी एक क्षमता है, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो एक लिमिटेड दूरी तक जो भी सामान या जो भी वस्तु रखी हुई है उसका जो आकार है, उसका जो माप है वो सही ढंग से ले सकती है। देन अगर हम बात करें दृष्टि में किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए VA का लगातार आकलन करना महत्वपूर्ण है। यानी कि जिसे हमें कम दिखाई देता है, दूर की चीजें कम दिखाई देती है या पास की चीजें जो है वो कम दिखाई देती है, तो इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा? जब हम हमारी विजुअल एक्विटी का नियमित जांच जो है वो करवाते रहेंगे तभी हम इसका पता जो है वो लगा पाएंगे। सामान्य दृश्य तीक्ष्णता 20/20 है, जिसका अर्थ है कि आप 20 फीट की दूरी पर स्पष्ट रूप से वही देख सकते हैं जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर देख सकता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 20/20। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो दृष्टि बाधित है उसकी 20/200 और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसकी 20/20 जो है वो विजुअल एक्विटी होती है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम इज वेरी गुड एज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड डैश। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन और एंटीबॉडीज। सबसे पहले तो कोलोस्ट्रम होता क्या है? एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है कोलेस्ट्रम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है हमारा कोलोस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे फैट से रिलेटेड है, लेकिन जो कोलोस्ट्रम है वो क्या है? जो जब कोई भी लेडी प्रेगनेंसी के बाद में जब उसकी डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद में जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और इसके अलावा और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, विटामिन नहीं, खनिज नहीं, इसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज होते हैं। ये जो कोलोस्ट्रम है यानी कि जब आफ्टर डिलीवरी
जो मदर मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो गाढ़ा पीले रंग का द्रव होता है जो कि बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है और उसके अंदर प्रोटीन और एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसीलिए मदर का जो पहला मिल्क है वो बच्चे को, जो शिशु है, उसको पिलाना चाहिए ताकि उस बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है, colostrum is the first form of breast milk that is released by the mammary glands after giving birth. It's nutrient dense and high in antibodies and antioxidants to build a newborn baby's immune system. यानी कि कोलोस्ट्रम क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म है ब्रेस्ट मिल्क का, जो कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो मेमरी ग्लैंड है वहां से सिक्रीट होता है। ये जो मिल्क होता है ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके साथ ही साथ इसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। कोलोस्ट्रम इज थिकर एंड मोर येलो देन ट्रेडिशनल ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे ज्यादा थिक गाढ़ा होता है और कलर भी उसका येलो होता है। नेक्स्ट है, Which of the following is sheared from a living sheep? निम्नलिखित में से किसका ऊन जीवित भेड़ से काटा जाता है? यानी कि आपको बताना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फ्लेनल, फ्लीस, मोयर और फेल्ट। यहाँ पर जो जीवित भेड़ है उससे जो ऊन लिया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लीस। क्या कहते हैं? फ्लीस, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? ऊन। यहाँ पर देख लीजिए आप, फ्लीस वूल इज वूल दैट हैज बीन शेयर्ड फ्रॉम ए शिप, यानी कि किसी भी भेड़ से जो काटा जाता है ऊन उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। फ्लेनल क्या है? ये एक सॉफ्ट वूवन फैब्रिक होता है जिसकी अलग अलग फाइनेस होती है, यानी कि अलग अलग जो फाइनेस का हमें वेरिएशन में जो ये फैब्रिक है वो मिलता है। फ्लेनल वाज ओरिजिनली मेड फ्रॉम कार्डेड वूल और वस्टेड यार्न, यानी कि जो कार्डेड वूल या वस्टेड यार्न होते हैं उससे बनाया जाता है फ्लेनल। नेक्स्ट है फेल्ट। फेल्ट क्या है? ये एक नॉन वूवन फैब्रिक है, आपको याद रखना है फेल्ट क्या है? नॉन वूवन फैब्रिक, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर बॉन्डेड फैब्रिक, नॉन वूवन फैब्रिक भी दिए हुए हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फेल्ट इज ए नॉन वूवन फैब्रिक मेड बाई प्रेसिंग। कैसे बनाया जाता है? ये बुनाया तो इसकी बुनाई नहीं होती है, यानी कि वीविंग नहीं होती है, फिर कैसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा प्रेसिंग से, मेटिंग से एंड कंडेंसिंग फाइबर्स टुगेदर, यानी कि जो फाइबर बच जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फाइबर बच जाते हैं उनको आपस में जोड़ के और उन पर दबाव दे करके ये जो फैब्रिक बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? फेल्ट या फेल्टिंग। It can be made from natural fibers like wool और animal fur और synthetic fibers like acrylic और rayon, यानी कि जो फेल्ट है वो नेचुरल फाइबर से भी बनाया जाता है और सिंथेटिक फाइबर से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है मोयर। मोयर क्या है? ये एक तरह की फिनिशिंग होती है जो कि कपड़े पर दी जाती है, कपड़े पर लहर नुमा डिजाइन बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका फ्लेनल का कपड़ा है, ये आपका मोयर है। यहाँ पर देखिए, लेस ऑफन मोयर इज ए टेक्सटाइल विद ए वेवी वाटर्ड अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम सिल्क बट ऑल्सो वूल, कॉटन एंड रेयन, यानी कि जिस तरह से इस कपड़े के ऊपर जो लहर नुमा जो इस तरह के डिजाइन बनाए गए हैं, तो इस तरह के जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोयर कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल पॉइंटेड डार्ट। डबल पॉइंटेड डार्ट इनमें से कौन सी है? फ्लेंज, फ्रेंच, फिश और ड्रेस मेकर्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है, दोहरा नुकीले का मतलब क्या होता है? इस तरह का, और ये शेप किसकी है? फिश की, तो ये डार्ट कौन सा हो जाएगा? आपके फिश डार्ट हो जाएगा। ए फ्रेंच डार्ट इज ए सिविंग, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन है ये, आप देख सकते हैं। जो फ्रेंच डार्ट है वो क्या है, फ्लेंज क्या है, इसके बारे में। A French dart is a sewing technique that's used to create a more flattering fit in garment by removing excess fabric, यानी कि जो हमारे गारमेंट होते हैं उनमें जो एक्सेस फैब्रिक होता है उस फैब्रिक को फिनिशिंग देने के लिए, उस फैब्रिक को जो है फिटिंग देने के लिए हम कौन सी डार्ट यूज करते हैं? फ्रेंच डार्ट यूज करते हैं। फ्रेंच डार्ट किस तरह की होती है? इस तरह की होती है, आपको ये दिखाई दे रही होगी। इस तरह से जो कपड़ा है उसके अंदर ये वाली जो डार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंच डार्ट कहते हैं।
यानी कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सीम लगा देते हैं और इस तरह से जो डार्ट बनती है उसको हम फ्रेंच डार्ट कहते हैं। इट इज ए लॉन्ग कर्व्ड डार्ट दैट स्टार्ट्स एट द साइड सीम यूजुअली नियर द वेस्ट लाइन। ये वेस्ट लाइन के समीप होती है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड एंड्स एट द बस्ट पॉइंट, यानी कि ये जो डार्ट है ये वेस्ट लाइन से शुरू होती है और एंड कहाँ होता है, बस्ट पॉइंट पे होता है। फ्रेंच डार्ट्स आर लॉन्गर एंड स्लिमर देन स्टैंडर्ड बस्ट डार्ट। जो स्टैंडर्ड बस्ट डार्ट है उससे ज्यादा लंबी होती है और ज्यादा स्लिम होती है। दे कंबाइन बोथ ए बस्ट डार्ट एंड ए वेस्ट डार्ट इनटू वन, यानी कि ये जो बस्ट डार्ट और वेस्ट डार्ट है उसको कंबाइन करने का काम करती है। नेक्स्ट है ए फिश डार्ट। फिश डार्ट कैसी होती है, इस तरह की होती है, फिश की शेप में होती है। ए फिश डार्ट ऑल्सो नोन एज ए डबल पॉइंटेड और क्लोज डार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डबल पॉइंटेड डार्ट या फिर क्लोज डार्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, आपके फिश डार्ट होगा। इज ए सीविंग टेक्निक यूज टू शेप द वेस्ट लाइन। ये अपने जो कपड़े होते हैं उसमें जो वेस्ट लाइन है उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए कौन सी डार्ट हम यूज करते हैं, फिश डार्ट यूज करते हैं। और जनरली जो शेप है वो बस्ट और हिप की जो शेप देने के लिए जो डार्ट यूज की जाती है वो आपकी फिश डार्ट यूज की जाती है। नेक्स्ट है ए फ्लेंज और क्रम्प। क्रम्प कैचर, ये क्या होता है, ये एक फोल्डेड पीस ऑफ फैब्रिक होता है स्टिच इनटू ए सीम विद द फोल्डेड एज, यानी कि ये जो फोल्डेड किनारे होते हैं इन किनारों पर इस तरह से जो डार्ट है वो दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेंज कहते हैं, ताकि जो कपड़ा है उसके जो धागे है वो नहीं निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड हाइट ऑफ द वर्क सरफेस इन द किचन फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन इज। अगर आपको किचन में बहुत एफिशिएंटली वर्क करना है तो आपके जो वर्क सरफेस है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर है 4 इंचेज बिलो द एल्बो, 5 इंचेज बिलो एल्बो लेवल, 3 इंचेज बिलो एल्बो लेवल और 6 इंचेज बिलो एल्बो। यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 इंचेज बिलो एल्बो लेवल। कुशल संचालन के लिए रसोई में कार्य सतह की अनुशंसित ऊंचाई है कोहनी के स्तर से 3 इंच नीचा। हमारी जो कोहनी है उसके स्तर से 3 इंच नीचे जो है वो वर्क सरफेस होना चाहिए ताकि हम इजीली काम कर सकें। नेक्स्ट है A group of persons whom an individual consult before taking an important decision is known as, यानी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिससे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लेने से पहले उनसे परामर्श किया जाता है, उस समूह को क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है इनफॉर्मल ग्रुप का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, फॉर्मल ग्रुप का भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या आपके ऑप्शन होगा, आपके ऑप्शन करेक्ट होगा रेफरेंस ग्रुप, यानी कि संदर्भ समूह। एक संदर्भ समूह या एक रेफरेंस ग्रुप होता है जिसकी सलाह से हम कोई निर्णय जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट है approaches to understand women's participation in development have gone through the following phases, यानी कि विकास में जो महिलाओं की भागीदारी है उसको समझने के लिए हमें इनको कौन कौन से चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा, हमें इनको स्टेप बाय स्टेप लगाना है। पहला है आपके वेलफेयर, वीमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। सेकंड है वेलफेयर, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वीमेन इन डेवलपमेंट। थर्ड है वीमेन इन डेवलपमेंट, वेलफेयर, जेंडर एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है जेंडर एंड डेवलपमेंट, वीमेन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन ए वेलफेयर, यानी कि पहले महिलाओं का क्या किया जाएगा, कल्याण किया जाएगा, फिर महिलाएं जो है उनका विकास होगा, विकास में महिलाओं का योगदान होगा, देन जेंडर एंड डेवलपमेंट यानी कि लिंग और विकास। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है, एक तरह की क्रोनिक डिजीज है और ये जो क्रोनिक डिजीज है इसके कुछ लक्षण होते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार हर पेपर में पूछा जाता है। इसके जो सिम्टम्स है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, पॉलीयूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीफेजिया, एडिमा और टेस्ट इक्विटी। अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस की तो जो डायबिटीज मेलाइटस है
उसके लक्षण में अगर हम बात करें टेस्ट एक्यूबिटी की तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एडिमा की बात करें तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीफेजिया की, हाँ पॉलीफेजिया इसके अंदर देखा जाता है। अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया की तो हाइपोग्लाइसीमिया जैसा भी डायबिटीज मेलाइटस में कुछ नहीं होता है। ग्लाइकोसूरिया इसमें देखने को मिलता है और पॉलीयूरिया इसमें देखने को मिलता है। ये ऑप्शन सी है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सी और डी। यहाँ पर ए, सी और डी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ए पर्सन विद पॉलीयूरिया, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, यूरिया का मतलब यूरिन, यानी कि बार बार यूरिन का सिक्रीशन होना एक लक्षण है किसका, डायबिटीज का। ए पर्सन विद पॉलीयूरिया मेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, पॉलीयूरिया अकर बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड शुगर लेवल। जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तब क्या होता है कि जो बार बार जो है यूरिन की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। देन है हाइपोग्लाइसीमिया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, एक स्टैंडर्ड रेंज से कम हो जाता है। हाइपो का मतलब कम हो जाएगा, हाइपर यानी कि अधिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर जो नॉर्मल शुगर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया, ये वो कंडीशन होती है जहां पर मोर शुगर देन नॉर्मल इन द यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर जो नॉर्मल शुगर होती है उससे ज्यादा जो शुगर है वो देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोज यानी कि ग्लूकोज, यानी कि ब्लड के अंदर सॉरी यूरिया यानी कि यूरिन के अंदर हम नॉर्मल से जो ज्यादा जो शुगर है वो देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। देन है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब होता है, पॉली मतलब अधिक, फेजिया का मतलब प्यास, यानी कि बार बार अधिक मात्रा में प्यास लगना। इज ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम इनसेटेबल हंगर, इट्स ए कॉमन साइन ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज का एक कॉमन साइन है। एडिमा, एडिमा इज स्वेलिंग कॉज्ड बाय टू मच फ्लूइड ट्रैप्ड इन द बॉडी टिश्यू, जब हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर हो जाता है तब एडिमा होता है। ऐसी कंडीशन हमारे डायबिटीज में देखने को नहीं मिलती है। टेस्ट एक्विटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू टेस्ट, टेस्ट की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट एक्विटी कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेफिशिएंसी डिजीजेस, निम्नलिखित में से कौन सी कमी से होने वाला रोग जो है वो नहीं है। यहाँ पर है जीरोप्थेल्मिया, नेक्स्ट है डिसलिपिडीमिया, ओस्टियोमलेशिया, किरेटोमलेशिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो डेफिशिएंसी से होने वाले नहीं है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज की कमी से होने वाली डिजीज नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जीरोप्थेल्मिया, अगर हम बात करें जीरोप्थेल्मिया की तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया जो है वो हमारे होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये जो है हमारे जो एडोलसेंट एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो बिहेवियर डिसऑर्डर पाए जाते हैं उसका एक सिम्टम है एनोरेक्सिया नर्वोजा। ये किसी चीज की कमी से नहीं होता है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से नहीं होता है। तो जिसमें ई ऑप्शन है वो होगा, यहाँ पर ई ऑप्शन आपको डी में भी देखने को मिल रहा है और सी में भी देखने को मिल रहा है, तो हमारा ए और बी ऑप्शन तो कट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं किरेटोमलेशिया, तो किरेटोमलेशिया जो है ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। अब बच गया पीछे हमारे पास डिसलिपिडीमिया, तो ये भी क्या है, एक डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, यानी कि ई और बी हमारे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहे हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिए, जीरोप्थेल्मिया इज ए डिजीज दैट कॉज्ड ड्राई आईज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। डिसलिपिडीमिया इज ए कंडीशन वेयर देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ लिपिड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जब लिपिड की मात्रा इम्बैलेंस हो जाती है उस कंडीशन को हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्योंकि जब लिपिड की कंडीशन या लिपिड की जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में जब सही नहीं होगा तो तब हमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है ओस्टियोमलेशिया इज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, इट मोस्ट ऑफन अकर बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट लीड्स टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है, विटामिन डी से होती है। किरेटोमलेशिया ये भी एक आई डिसऑर्डर है जो कि जिसमें कॉर्निया जो है वो ड्राई हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और ये भी
किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। देन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि हमें किस में देखने को मिलता है? एडोलसेंट बच्चों में देखने को मिलता है, जिसके अंदर सीवियर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड ऑफन ए लो बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट को कम करने के लिए खाना कम खाने की जो प्रॉब्लम है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस आर एग्जांपल्स ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग का उदाहरण क्या है? टेट्रा पैक बॉक्स, पेपर बैग, मिल्क बोतल, प्लास्टिक बैग और एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पहले में दे रखा है सी एंड ई। सी एंड ई का मतलब दूध की बोतल और ई यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल। ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके सी एंड डी। सी एंड डी में मिल्क एंड डी में आपके प्लास्टिक बैग, ये भी ऑप्शन आपके सही नहीं है। टेट्रा पैक बॉक्स एंड अगर हम बात करें मिल्क बोतल की तो आपके करेक्ट ऑप्शन जिसमें ए और सी आएगा वो सही आएगा। यहाँ पर ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। किस तरह से होगा ये देख लीजिए। Aseptic packaging is the process by which microorganisms are prevented from entering the packaging during and after packaging। यानी कि जब हम पैकेजिंग करते हैं उस दौरान और उसके जो जब हम पैकेजिंग कर रहे होते हैं उस दौरान और उसके बाद में भी कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पैकेजिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। उस पैकेजिंग को हम कहते हैं एसेप्टिक पैकेजिंग। During aseptic processing, a sterilized package is filled with a commercially sterilized food। यानी कि जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसको भी स्टरलाइज किया जाता है और जो पैकेजिंग होती है उसको भी स्टरलाइज्ड किया जाता है। सील्ड विद इन द कन्फाइंस ऑफ ए हाइजीनिक इन्वायरमेंट, और उनको सील भी हाइजीनिक इन्वायरमेंट में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर टेट्रा पैक बॉक्स और मिल्क बोतल जो है वही दो दिखाई देंगे जो कि एसेप्टिक पैकेजिंग के उदाहरण है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है और पेपर बैग में भी नहीं है और प्लास्टिक बैग के अंदर भी नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन की नई प्रवृत्तियां नहीं है? यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है JIT, TQM, MBO, BARS, PERT एंड ERG। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है BARS एंड ERG। जहां पर भी डी और एफ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जिसके अंदर BARS एंड ERG है ये दोनों हमारे प्रबंधन की नई प्रवृत्तियां नहीं है। हमारे प्रबंधन की प्रवृत्तियां JIT है, TQM है, MBO है और PERT है। देख लेते हैं कैसे। जस्ट इन टाइम और JIT ये क्या है? एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है, ठीक है। इन विच गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, यानी कि सप्लायर से गुड्स को रिसीव किया जाता है ओनली एज दे आर नीडेड, जब उनकी जरूरत होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और जो इन्वेंट्री टर्नओवर है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है, आपको इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। इज द कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि TQM क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो एरर है उनको डिटेक्ट करना, उनको रिड्यूस करना और उनको एलिमिनेट करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objective, यानी कि किसी भी organization के जो clearly defined objective है उनको improve करना, उनकी performance को improve करने के लिए क्या use करते हैं हम? management by objectives। next हम बात करते हैं BARS। BARS क्या है? behaviorally anchored rating scale। ये क्या है? एक स्केल होता है जो कि जो न्यू एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस को इससे एसेस किया जाता है और उनके बिहेवियर को और ज़्यादा अच्छे से उनके बिहेवियर पैटर्न को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, PERT। ये क्या है? इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है, आपको याद रखना है क्या है?
ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है जो कि यूज किया जाता है टाइम के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को फिनिश करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम की जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए PERT यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ERG थ्योरी, किसने दी थी? एल्डरफर ने दी थी। ये जो थ्योरी है वो ह्यूमन मोटिवेशन के लिए दी है इन्होंने। स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये किससे रिलेटेड है? एग्जिस्टेंस से, रिलेटेडनेस से और ग्रोथ से रिलेटेड थ्योरी है। The theory recognizes that employees have multiple needs that they need to satisfy simultaneously। यानी कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी मल्टीपल नीड्स होती है जो कि अपनी नीड को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं। इट कैन हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड द complexity of motivating people and how to provide incentives and opportunities। और ये किस में हेल्प करती है? जो भी मैनेजर्स होते हैं वो समझ सके अपने जो भी पीपल है या जो भी अपने एम्प्लॉय है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, और उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, उनको किस तरह से जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड करने हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फैमिली डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड बाय। परिवार सीधे तौर पर बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कौन से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? यहाँ पर है आपके कम्युनिकेशन, मोल्डिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एक तो हमारा होगा कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन बच्चा किस तरह से कर रहा है, किस तरह से वो बातचीत कर रहा है, वो बच्चे का जो है वो उस परिवार से इफेक्ट होता है। दूसरा हम देखते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब कि बच्चे को हम जिस तरह का वातावरण देंगे उसी तरह से जो बच्चा है वो मोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर मोल्डिंग भी आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का जो फैमिली है उसे मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि निर्देशन का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, और कंट्रोलिंग का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डिसिप्लिनिंग इज ए वे ऑफ इम्प्रूविंग। अनुशासन सुधार का एक तरीका है। कौन से सुधार का तरीका है? मैनरिज्म, यानी कि मैनर्स जो है वो अनुशासन के द्वारा सुधारे जा सकते हैं, ऑब्वियसली सुधारे जा सकते हैं। एस्थेटिक सेंस, यानी कि सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध अनुशासन का सौंदर्य बोध से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मोरल वैल्यूज, ऑब्वियसली मोरल वैल्यूज जो है वो अनुशासन से सुधारी जा सकती है, यानी कि ये भी करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशनल वैल्यूज, हमारी जो एजुकेशनल वैल्यूज है उसके साथ भी डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राइट टू सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड्स। अगर हम बात करें कि जो बच्चा होता है उसको जीवित रहने के लिए कौन कौन से अधिकार चाहिए होते हैं? राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, जन्म और पंजीकरण का अधिकार चाहिए होता है बच्चे को, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने का अधिकार। व्यक्त करने का अधिकार जो है वो बच्चे के सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार, जो बच्चा है उसको उसका स्वास्थ्य सही रहे, उसको उचित पोषण मिले, इसका अधिकार भी बच्चे को है। नेक्स्ट है भागीदारी का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन। ये वाला अधिकार उसके सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जीवित रहने से रिलेटेड नहीं है। जीवित रहने के लिए बच्चे को जन्म उसका होना चाहिए, उसका पंजीकरण होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य और उसका पोषण, ये अधिकार बच्चे को चाहिए होते हैं जीवित रहने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपके ऑप्शन बी में देखने को मिल रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग केमिकल्स यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर हैजार्डियस। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कौन से ऐसे केमिकल है जो हैजार्डियस है, जो खतरनाक है? एजो कंपाउंड्स, एंजाइम्स, इसके अलावा है आपके क्लोरीन कंपाउंड्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो हैजार्डियस है, तो जो एजो कंपाउंड या एजो डाइज है वो हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हैजार्डियस मानी जाती है। एंजाइम्स जो है वो हैजार्डियस नहीं माने जाते। नेक्स्ट है क्लोरीन कंपाउंड, ये भी हैजार्डियस माने जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसको भी हैजार्डियस नहीं माना जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट है। यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने
15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सब लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।